गुड मॉर्निंग। ये आपके जो चैप्टर चल रहा है 30 नंबर चैप्टर, ठीक है। कि भाई चैप्टर में जो आपके 2-3 वीडियो बन गए हैं, इसमें देखिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें कि भाई न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग के 30 नंबर चैप्टर जो है पादप वर्दी, इसमें अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इसमें जो आपके पढ़ाया गया था लास्ट वीडियो जो है आपके, ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर में स्टार्टिंग से आपके सिलेबस में बचा हुआ वर्दी नियामक पदार्थ जहाँ से इस चैप्टर में स्टार्ट किया है, ठीक है। जिस वीडियो में वर्दी नियामक पदार्थ से, ठीक है, ये सिलेबस में इससे पहले का जो आपके वर्दी स्थल है, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सा हटाया गया है इसमें से कि वर्दी स्थल में क्या क्या, देखिए मैं पूरा बता देता हूँ एक बार, आप समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में स्टार्ट किया था पादप वर्दी स्थल पढ़ाए थे शीर्ष द्वितीयक में, शीर्ष द्वितीयक, अंतर्वेशी द्वितीयक, ठीक है। वो सभी आपके क्या है सिलेबस हटा दिए गए। और उसके बाद अपन बात की थी वर्दी प्रावस्थाएं, जिसमें अपन पढ़ा था कोशिका निर्माण, कोशिका विभाजन प्रावस्थाएं, कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्थाएं, कोशिका विभेदन प्रावस्थाएं, ये भी हटा दिया गया है। फिर अपने पढ़ा था वर्दी बल गति की, जिसमें अपन पढ़ा था कि जो वर्दी किस प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें अपन अलग अलग प्रकार पढ़ा था, मंद वर्दी काल, अधिकतम वर्दी काल है, वर्दी मापन जैसे पढ़ा था सरल विधि, ठीक है, वर्दी मापी द्वारा, तो ये सभी सिलेबस हटा दिया गया। तो आपके इस चैप्टर में सिलेबस जो है यहाँ से, और वर्दी को प्रभावित करने वाले कारक जो भी पढ़े थे, प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति, खनिज लवण, पादप हार्मोन, सब हटा दिए गए। इस चैप्टर में आपके जो हेडिंग है पादप वर्दी नियामक पदार्थ, यहाँ से इस चैप्टर में है। इससे पहले का जो भी है, मतलब आपके एक 18 मिनट का वीडियो जो आया था वो, और अभी 2 वीडियो है जो आपके मेरे हिसाब से इसी सिलेबस में ना स्टार्ट किए हैं। बाकी की जो पहले 3 वीडियो हैं वो आपके इस टॉपिक के नहीं, वो 2 वीडियो ही आपको देखने हैं। और वर्दी नामक पदार्थ जहाँ से मतलब अपन पढ़ा था कि भाई वर्दी नामक पदार्थ क्या होते हैं, हार्मोन की खोज किसने की थी, फाइटो हार्मोन किसने कहा था, स्टार्लिंगन की बात की थी, और इसकी बात, और फिर अपने ऑक्सीजन का प्रयोग किया था, बॉयसन जेनसन वाला वो वाला प्रयोग, ठीक है। और मतलब 2-3 वीडियो जो है सीखे हैं। तो इतना ध्यान रखना, वर्दी नामक पदार्थ है ना, यहाँ से आपके सिलेबस, इससे पहले का जो है वर्दी स्थल है, वर्दी बल गति की है, वर्दी मापन है, वर्दी को प्रभावित करने वाला कारक है, ये सभी आपके टॉपिक्स आपके सिलेबस हटा दिए गए हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी जो कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की PDF अपने लॉन्च हुई थी उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए अब देखिए, अब अपन इसके आगे बात करें, ठीक है। अपन बात करें तो लास्ट में अपन पढ़े थे ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है, कि भाई ऑक्सीजन जो है उसकी बात की थी अपन ने कि भाई ऑक्सीजन जो है प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन कौन से हैं इनकी बात की थी। तो कौन से तत्व अनिवार्य है, जिंक तत्व अनिवार्य है। फिर अपन ने पढ़ा भी था कि अमीनो अम्ल है वो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल बहुत अच्छा है, ठीक है, उसकी उपस्थिति में ही ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ये बात की थी। अब प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन कौन से हैं देखिए, उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम में अपने तो नहीं पूछा जाता था, क्योंकि पूछा जाएगा जैसे पूछे कोई 2 प्राकृतिक ऑक्सीजन के नाम बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें आप खास तौर से, लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम जो नीट है उसमें ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, उनमें से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है, कौन सा कृत्रिम ऑक्सीजन, उसके लिए तो आपके सिलेबस में सूत्र भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो सूत्र इतना में तो आपको नाम जरूर याद होने चाहिए। देखिए अपन बात करें सूत्र भी, संरचना भी सूत्र भी बना लेते हैं और इनके नाम भी पढ़ लेते हैं। तो पहला है IAA, फुल फॉर्म इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड हो गया, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं IAA। अब इसकी संरचना सूत्र कैसा है देखिए, संरचना सूत्र तो नहीं पूछा गया अभी तक, फिर भी बात करते हैं, 2 सालों में नहीं पूछा गया है, अपन बना लेते हैं, एक बार पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। CH2COH, ठीक है, ये डबल बॉन्डिंग बेंजीन रिंग वाली सेम, ठीक है। ये आपके प्राकृतिक ऑक्सीजन में इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अपन पढ़ चुके कि इंडोल एसिटिक एसिड है ये प्राकृतिक ऑक्सीजन, इसकी बात अपन कर चुके थे, ठीक है। और अब देखिए कृत्रिम या संश्लेषित ऑक्सीजन कौन है, इनकी भी बात करेंगे, किसे कहा जाता है, इनकी संरचना सूत्र क्या है। तो देखिए मैं संश्लेषित के पहले नाम लिख देता हूँ, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इनकी संरचना की बात करें। तो इसमें देखिए संश्लेषित में जो है, संश्लेषित या मानव निर्मित भी कह सकते हैं या कृत्रिम कह सकते हैं, संश्लेषित ऑक्सीजन। तो संश्लेषित ऑक्सीजन में देखिए आप सबसे पहले जैसे IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिटिक एसिड, उसके बाद है NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। फिर है आपके फुल फॉर्म जिसकी पूछी जाती है वो देखिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी बात कर रहा हूँ 3rd नंबर पे, देखिए ये फर्स्ट, ऐसे कर देता हूँ B और ये C, ये है आपके 2,4-D। इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इसे बोला जाता है डाइक्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो फिनोक्सी
डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ये इसे कहा जाता, इसकी ये फुल फॉर्म है 2,4-D की। ये भी एक क्या कृत्रिम या अपन कह सकते हैं संश्लेषित ऑक्सीजन है। और एक और आता है, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, 2,4,5-T। ये डी था और ये क्या है, टी है, ध्यान रखना है इस इसका। 2,4,5-T का मतलब क्या हो गया, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्राई, तीन है इसलिए ट्राई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। पूरा सेम है, बस इतना ध्यान, इसमें 2 है इसलिए डाई आएगा, इसमें 3 है इसलिए ट्राई आएगा। डी का डाई, टी का मतलब ट्राई, बाकी सेम है पूरा, क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये इसका ध्यान रखना। अब इस रचना सूत्र इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। आप कहते हैं देखिए रचना सूत्र बना लेते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। देखो रफ कर लेते हैं, बना देता हूँ, इसके रचना सूत्र है। एग्जाम में पूछा तो नहीं किया, लेकिन पूछ सकते हैं क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में जो दिया हुआ है उसमें कुछ भी आ सकता है। तो इसमें देखिए अपन किस किस की रचना बनाने वाले हैं। सबसे पहले अपन बनाएंगे इंडोल ब्यूटेरिक एसिड की, IBA की, फिर आप बनाएंगे नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की। ये सब क्या है, कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीजन, कृत्रिम क्या है या संश्लेषित ऑक्सीजन क्या है जो मानव निर्मित होते हैं। फिर अपन बनाएंगे 2,4-D की, और फिर बनाएंगे 2,4,5-T। ये 4 की रचना बनानी है। इसमें सबसे पहले देखिए अपन IBA की बनाते हैं, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड की बनाते हैं। इसमें क्या बनाना है कि आपको बेंजीन रिंग बनानी है एक, और इसमें डबल बॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन करता है जैसे बेंजीन रिंग में करना है। और फिर उसके बाद में बस इतना है। इंडोल एसिटिक एसिड में बनाया था उसमें सेम था, इसमें एक क्या आ जाएगा, आपके 2 मेथिल समूह एक्स्ट्रा आ जाते हैं आपके, CH2 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 COH, बस इतना ही फर्क है इनका, ये 2 एक्स्ट्रा आ रखे हैं CH2 समूह। इसके बाद नेफ्थोलीन एसिटिक एसिड की बनाएं, तो इसमें पहले वही बेंजीन रिंग बनानी है आपको, बेंजीन रिंग हो गई। उसके बाद में एक और रिंग बनानी है आपको, बेंजीन रिंग। इसमें डबल बॉन्डिंग इस प्रकार से, तो ऊपर क्या आएगा सेम, जिसमें अपन नेफ्थलीन एसिटिक एसिड बना था वैसे सेम CH2 COH। और 2,4-D की जो रचना बनानी है, इसमें क्या करना है अपन को, बेंजीन रिंग बना लीजिए सबसे पहले। सब में एक चीज़ कॉमन है, वो बेंजीन रिंग है, बॉन्डिंग उसी हिसाब से बेंजीन रिंग में होती है जैसे। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और ये आपके O और CH2 COH। 2,4-D क्लोरो, क्लोरो और 2 क्लोरो है। और 2,4,5-T वाली बनाए तो सेम पहले बेंजीन रिंग बना लीजिए, ये बेंजीन रिंग हो गई, आपके रिप्रेजेंटेशन सेम बेंजीन बॉन्ड जैसे। अब 3 क्लोरो है, 3 आएंगे, Cl Cl और आपके Cl, ठीक है। और ऊपर सेम O CH2 COH। तो संरचना भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट संरचना नहीं, इजी संरचना है, ठीक है। अब बात करते हैं संश्लेषित ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल तो पढ़ लिए, ये 4 संश्लेषित ऑक्सीजन है, ध्यान रखना इनका। इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सेम ही दिखते हैं, एक का फर्क है, ये ब्यूटेरिक है, वो आपके इंडोल एसिटिक एसिड है। देखिए इसको रफ करते हैं, आगे देखिए। अब संश्लेषित ऑक्सीजन की बात करते हैं। एग्जाम तो अपन पढ़ लिए, रचना सूत्र तो बना ही लिए, अब इनके देखिए बारे में पढ़ते हैं। संश्लेषित ऑक्सीजन, कि वे कुछ संश्लेषित रासायनिक यौगिक भी ऑक्सीजन के समान कार्य करते हैं, कि वे कुछ रासायनिक ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं जो ऑक्सीजन की तरह कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा गया है, संश्लेषित ऑक्सीजन कहा गया है, ठीक है। और जैसे अपन पढ़ चुके एग्जाम्पल इनके, एक और आपके इसमें एग्जाम्पल देखिए, IPA, देखिए अपन क्या क्या पढ़ लिया, IBA पढ़ लिया, IBA, इसके अलावा अपन पढ़ लिया NAA, 2,4-D, एक 2,4 आपके 2,4,5-T, ये अपन 4 तो पढ़ ही लिए। इसके अलावा एक IPA आया है, ये भी आपके क्या है, संश्लेषित ऑक्सीजन है। इसकी फुल फॉर्म क्या देखिए, इसकी फुल फॉर्म प्रोपियोनिक अम्ल, क्या है, प्रोपियोनिक अम्ल है। पादपों के सभी भागों में जो है ऑक्सीजन की कुछ मात्रा उपस्थित होती है,
वैसे नहीं है भाई सभी करते हैं। तो पादपों में क्या होता है, कुछ मात्रा में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध होती है, परंतु वर्दी में परिवर्तनशील ऊतकों में इनकी सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। कि किन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, कि जो अंग ऐसे हैं जो वर्दी व परिवर्तनशील, जो बार बार चेंज होते रहते हैं, जिनका नए बनते रहते हैं, वर्दी व परिवर्तनशील ऊतकों में इनकी सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सर्वाधिक सांद्रता या मात्रा पाई जाती है। ये शीर्ष से आधार की तरफ गमन करते हैं। ये क्या होते हैं कि जो आपके ऑक्सीजन बनता है वो जैसे मान लीजिए पादप का शीर्ष भाग है, तो शीर्ष भाग से नीचे की तरफ गमन करेंगे। ये पढ़ चुके हैं अपन प्रयोग में, बॉयसन जेनसन के प्रयोग में पढ़ चुके हैं, पॉल के आपके पाल जो वैज्ञानिक उनके प्रयोग में पढ़ चुके हैं, और आपके FW वेंट का प्रयोग पढ़ा था, उसमें भी ये पढ़ा था अपने डिटेल में। तो ये क्या करते हैं, ध्रुवीय अभिगमन दर्शाते हैं शीर्ष से नीचे की ओर। वो इनका स्थानांतरण जो होता है विसरण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। विसरण वाला अपन पढ़ चुके हैं कि विसरण क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता ऊपर वाले भाग में ज़्यादा है और नीचे वाले भाग में तो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये विसरण के बारे में पढ़ चुके हैं, और विसरण वाला चैप्टर आपके सिलेबस हटा दिया गया है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों ने कहा भी, मैसेज भी किया था सर क्या है, तो आपके फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हटा दिया गया है। सेकेंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इनमें से कुछ टॉपिक हटाए गए, वो तो ज़्यादा मेजर नहीं, आप क्लास में आएंगे तो बता दिया जाएगा आपको। फिफ्थ नंबर चैप्टर था वो विसरण, प्रासरण, अंतःशोषण, शोषण वाला, जीवद्रव्य कुंचन वाला, बहुत सरल टॉपिक था, वो हटा दिया गया है। इसके अलावा नाइट्रोजन उपापचय अभी थोड़े दिन इस चैप्टर से पहले आपको पढ़ाया गया था, नाइट्रोजन चक्र है क्या है, नाइट्रोजन गैस स्थिरीकरण कैसे होता है, वो हटा दिया गया है। ठीक है, और प्रकाश, अब आपको जो PDF भेजी जाएगी, मतलब बाकी चैप्टर की 9 चैप्टर तक आ चुकी है, 10th, 11th और 13 चैप्टर की, वो PDF आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही भेजी जाएगी। ठीक है, बाकी चैप्टर जब भी आप क्लास में आएंगे डिस्कस कर लिया जाएगा। बहुत माइनर चीज़ें हटी है, जैसे प्रकाश संश्लेषण वाला है तो उसको प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो हटा दिए गए हैं। श्वसन वाला चैप्टर है, उसमें श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक है वो हटा दिए गए हैं। ऐसे कुछ छोटी छोटी माइनर चीज़ें हटाई, ज़्यादा कोई मेजर चीज़ें नहीं हटी। उनकी बात जब भी आप क्लास में उस समय करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग आती है ऑक्सीजन के कार्य के प्रभाव, कि भाई ऑक्सीजन किस प्रकार से कार्य करता है, उनकी कौन कौन सी क्रियाओं को प्रभावित करता है, कौन कौन सी ऑक्सीजन से क्रियाएं होती है, इनकी अनुपस्थिति में क्या होगा, सबकी बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी ऑक्सीजन के कार्य की प्रभाव। ऑक्सीजन के कार्य की प्रभाव क्या, देखिए तो इसमें पहला है, जो पहला है ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम के हिसाब से पूछा भी जाता है। इसे कहा जाता है शीर्ष प्रभाविता, या इसे कहते हैं शिखाग्र प्रमुखता या शीर्ष प्रमुखता भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसके है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एपिकल डोमेंसी कहा जाता है। देखिए क्या बात है, कि शीर्ष कलिका की, देखो सिंपल से इसका मैं आपको बताऊं कि शीर्ष कलिका की उपस्थिति में, कि जब तक पादप का शीर्ष वाला ऊपर वाली जो नई नई कलिकाएं बांटी है, शीर्ष कलिकाएं जब तक रहेगी, पादप की जो पार्श्व कलिकाएं विकसित नहीं होगी, मतलब पादप की चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, शीर्ष प्रभाविता कहा जाता है, या शीर्ष प्रमुखता, कि शीर्ष वाले भाग रहेंगे तो पार्श्व शाखाएं नहीं बढ़ेगी। यदि मान लीजिए आप शीर्ष वाले भाग को काट देंगे तो पार्श्व शाखाएं बढ़ जाएगी। देखिए अब बात करते हैं इसकी, कि शीर्ष कलिका की उपस्थिति में पार्श्व कलिकाएं या जो कक्षत कलिका की वृद्धि है वो आपके आंशिक रूप से रुक जाती है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। और शीर्ष कलिका द्वारा ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, वो नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है, और इसका पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। कि शीर्ष कलिका क्या करती है, आपको पता है शीर्ष वाले भाग में ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, और ऑक्सीजन आपके क्या हो जाता है, आपके इसका संश्लेषण होता है और ये नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। इस कारण से क्या होता है, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि क्या हो जाती है, आपके रुक जाती है। यदि मान लीजिए अपन शीर्ष कलिका को काट दे, ऊपर से शीर्ष वाली कलिका को ऊपर से काट देते हैं, ठीक है, तो पार्श्व कलिका कक्षत कलिकाएं क्या हो जाती है, विकसित होने लग जाती है, पौधा फैलने लग जाता है, और जैसे पादप क्या हो जाता है, झाड़ीनुमा हो जाता है। जैसे मेहंदी है, मेहंदी के पादप, उनके अंदर मेहंदी व चने में शीर्ष कलिकाओं को काटने पर या तोड़ने पर कुछ इस प्रकार की वृद्धि देखी जाती है। एग्जाम इक्वेशन इस प्रकार से आता है कि माली जो होता है वो मेहंदी की पादपों को ऊपर से क्यों काटता है, ऊपर से कटिंग क्यों करता है, ऐसा करने से क्या होगा। तो अब देखिए, अब सिंपल सी बात, लॉजिक सोचिए, बात किससे रिलेटेड है कि भाई पादप शीर्ष भाग में शीर्ष प्रमुखता वाली घटना होती है, जिसमें शीर्ष भाग को अपन नहीं काटेंगे
तो पार्श्व कलिकाएं विकसित नहीं होती है। तो मालिका अगर शीर्ष वाले भाग को काटता है, इसलिए मेहंदी की जाड़ी फैल जाती है और जाड़ी नुमा बहुत अच्छी दिखने लग जाती है। तो शीर्ष कलिकाओं को काटने पर क्या होता है, पार्श्व कलिकाओं का विकास होता है, पार्श्व कलिकाएं आपके बढ़ती है। इसे क्या कहते हैं, शीर्ष प्रमुखता कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नंबर की परिभाषा, शीर्ष प्रभाविता या शीर्ष प्रमुखता या शिखराग्र प्रमुखता क्या होती है। सिंपल सी बात है, इतना ध्यान रखना, शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि में या शीर्ष कलिकाओं की उपस्थिति में आपके पार्श्व कलिकाओं का विकास नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए कोशिका दीर्घीकरण, दूसरा पॉइंट बात करते हैं कार्य के प्रभाव में कोशिका दीर्घीकरण। कि ऑक्सीजन का मुख्य कार्य प्रोशिष्ट में विभाजन के फलस्वरूप निर्मित कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना। क्या भाई कोशिका में क्या होता है कि ऑक्सीजन का प्रमुख कार्य कि वे प्रोशिष्ट जो कोशिकाएं हैं, प्रो मतलब जानते हैं वह आपके पौधे का हवा में रहने वाला भाग प्रो कहलाता पूरा, और फिर इसका जो शीर्ष वाला सबसे ऊपर वाला भाग है इसे कहते हैं प्रोशिष्ट। कि भाई प्रोशिष्ट की कोशिका में विभाजन होता है और विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनी है, मान लीजिए प्रोशिष्ट कोशिका 1 से 2 कोशिकाएं बन गई। अब इसकी कोशिकाओं का जो है वृद्धि करना, इसके आकार की इसकी लंबाई बढ़ाना, इसकी वृद्धि करना, तो प्रो में क्या होता है आपकी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है और अधिक सांद्रता की वजह से क्या होती है, कोशिकाएं क्या होती है, दीर्घीकरण को प्रेरित होती है और कोशिकाएं क्या हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है। तो इसलिए प्रोशीर्ष जो है वो धनात्मक, देखिए वर्ड आया कि जो प्रोशीर्ष होता है वो क्या करता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती व ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। मतलब क्या हुआ, देखिए प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ऊपर से, और प्रोशिष्ट भी ऊपर बढ़ रहा है, तो इससे क्या बोलेंगे, प्रकाशानुवर्ती मतलब प्रकाश की तरफ उनकी दिशा में जा रहा है, इसलिए धनात्मक। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती क्या है, गुरुत्वाकर्षण कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, प्रो कहाँ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये गुरुत्वानुवर्ती मतलब होना क्या चाहिए, गुरुत्वाकर्षण की तरफ होना चाहिए, लेकिन क्या विपरीत जा रहा है, इसलिए क्या गया ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या बता रहा है जस्ट अपोजिट, किसके, गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट। तीसरा होता है आपके जड़ों का आपके समारंभन या जड़ों का प्रारंभन, एक ही बात है, जड़ों का समारंभन। क्या देखिए कि जड़ों का समारंभन क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है जड़ों को निकालने को प्रेरित करता है। क्या करता है, जड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है, जड़ें निकालने के प्रेरित करता है, जड़ों को निकालने को प्रेरित करता है कि जड़ निकले जल्दी से जल्दी, उसको प्रेरित कौन करता है, आपके ऑक्सीजन करता है। जैसे गुलाब है, बोगनवेलिया है, नींबू है, ठीक है, संतरा आदि में तना या कलम लगाकर नया पौधा तैयार किया जाता है। इनके अंदर नया पौधा कैसे क्या तैयार किया जाता है, कलम लगा के, पढ़ा चुका मैं आपको कलम वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो अभी सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो कलम लगाकर इनको तैयार किया जाता है। यदि कलम के निचले सिरे को क्या करते हैं, ये कलम को क्या करते हैं, जो कलम का निचला सिरा, कलम मतलब इस प्रकार से जो पतली संरचना होती है, इस प्रकार से एक कलम काटी गई है। अब इसके निचले सिरे को क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन का जो गोल होता है उसमें डुबो देंगे। तो ऑक्सीजन के गोल में डुबोने से क्या होगा, आपके इनमें जो कटा हुआ भाग है यहाँ पे क्या होगी, जड़ें जल्दी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए जड़ें आने में 7 दिन लगते हैं, ऑक्सीजन डुबोने में सब 2 या 3 दिन के अंदर जाएगी। तो जड़ें जल्दी निकालनी है, जड़ों को प्रेरित करने के लिए क्या किया जाता है, आपके ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। वर्ध पैमाने पर कौन सा आपके ऑक्सीजन काम लिया जाता है, IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटारिक अम्ल। तो ये जो है आपके इंडोल ब्यूटारिक अम्ल है, ये क्या कृत्रिम ऑक्सीजन है, इसका प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा कब, जड़ें निकालने के लिए। और जड़ें क्यों निकाली जाती है, अभी बता दिया कि जिन पादपों का कलम रोपण किया जाता है, जैसे आपके गुलाब है, बोगनवेलिया है, ठीक है, नींबू है, संतरा है, इनके अंदर, तो ये जड़ों के निर्माण को, जड़ों को निकालने को प्रेरित करता है। ये जड़ें सामान्य रूप से आ सकती है, लेकिन इससे ऑक्सीजन में डालने से जल्दी आ जाती है। नेक्स्ट है अनिषेक फलन, देखिए इसकी बात करते हैं। अनिषेक फलन क्या है कि अनिषेचित अंडाशय से विकसित फल क्या कहलाते हैं, अनिषेक फलन। अनिषेचित पढ़ा चुका हूं इनके बारे में आपको पीछे क्लासों में। अनिषेचित अंडाशय से विकसित फल, पापा क्या पढ़ते हैं, अंडाशय से फल बनता है, उसे क्या कहते हैं, सत्य फल।
अब मान लीजिए अंडा से निषेचित ही नहीं हुआ, अंडा से में जो अंड है वो उनमें नर युग्मक आया ही नहीं, उनसे क्रिया ही नहीं, निषेचन नहीं हुआ, उसके बाद ये फल बन जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन। नहीं निषेक मतलब निषेचन बिना फल का बनना, बिना निषेचन के फल का बनना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। ये फल क्या होते हैं? बीज रहित होते हैं। कैसे? जो फल बनते हैं उनमें क्या होते हैं? बीज नहीं पाए जाते हैं। फल बीज रहित होते हैं, बीज नहीं पाए जाते हैं। जैसे संतरा नहीं आ रहे हैं, जो संतरा है, नींबू है, आजकल ऐसे बनाए जा रहे हैं, तरबूज है, बैंगन है, अंगूर है। मैं आपको पता बीजों का कोई रोल नहीं है। अब तरबूज में बीज आते हैं वो प्रॉब्लम ही करते हैं, बैंगन में बीजों का कोई रोल नहीं, अंगूर में कोई रोल नहीं, नींबू में कोई रोल नहीं, सब बाहर निकालते हैं। तो आजकल ऐसे हाइब्रिड किस्म तैयार की जा रही है जो बिना बीज वाले हों। ठीक है, तो इनके अंदर भी क्या है? यदि कली अवस्था में पुष्पों से पुंके से निकाल कर, कली अवस्था में जब आपके क्या होते हैं, जो पौधा कली अवस्था वाला जैसे बंद होता है, वो धीरे धीरे से खुलने वाला होता है, तो कली अवस्था के अंदर पुंके से निकालकर वर्ती कागज पर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाए, तब बीज रहित अनिषेक फलन होता है। कैसे किया जाता है अनिषेक फलन? कि जैसे पौधा कली अवस्था में जो उसमें पुंकेसर ये बने वाले थे, तो पुंकेसर को निकाल दिया और अंडाशय पर आपने क्या कर दिया? ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया, तो उससे क्या होगा? बीज आपके बीज रहित अनिषेक फल प्राप्त होंगे। तो मतलब कहने वाले अनिषेक फलन को बढ़ाता है। इसके बाद करें फसली पौधों को गिरने से बचाना, बचाव में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फसली पौधों का गिरने से बचाव। किस प्रकार से? देखिए क्या होता है कि बहुत ही फसलें जैसे गेहूं के पौधे में दुर्बलता के कारण क्या होता है? तेज हवाओं के कारण क्या होता है? पौधे जड़ के पास से मुड़ जाते हैं। कि पौधा लगा हुआ ऐसे दुबला है, हवा चली, ये यहाँ से टूट के नीचे गिर जाता है। ठीक है, और नीचे गिरने की वजह से क्या होता है इनके अंदर? कि भाई नीचे गिर जाता है तेज हवा में, तो ऑक्सीजन का विलयन छोटे पौधों के ऊपर छिड़कने से क्या होते हैं? पौधे के नीचे का भाग क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। अब मान लीजिए हवा की वजह से अपन को पता गिर सकता है, तो इसके ऊपर मान लीजिए अपन ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया, तो इसके नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। और नीचे वाला भाग मजबूत होने की वजह से क्या होगा? यदि हवा से नीचे नहीं गिरेगा, तो ये आपके क्या करता है? फसली पौधों को गिरने से बचाता है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपके प्रसुप्ता अवस्था नियंत्रण। प्रसुप्त अवस्था देखिए क्या है? प्रसुप्त अवस्था नियंत्रण देखिए कि भाई ऑक्सीजन जो है वो आपके बीजों व कंदों में प्रसुप्ता को बनाए रखता है। कि बीज और प्रकंद वाला जिनमें आपके आलू है, अदरक है, ये ज़मीन के अंदर होते हैं, इसे बोलते हैं आपके, इनको कंद कहा जाता है। आलू है कंद का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है? प्रसुप्ता मतलब होता है कि जैसे बीज है, अब वो उससे पौधा नहीं बन रहा है। प्रसुप्ता मतलब जो शांत अवस्था, जैसे आप उसको बोएंगे अनुकूल स्थिति में तो उसे नया पौधा बन जाएगा, उसे कहते हैं प्रसुप्ता भंग करना। तो इनको मान लिया बीज है, वो बीज अवस्था बने रहे, इसलिए क्या होते हैं? उस अवस्था को कहते हैं प्रसुप्त अवस्था, सोई हुई अवस्था। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि ऑक्सीजन बीजों के अंकुरण व कलिका के प्रस्फुटन को रोकता है। कि भाई जो आपके बीज है उनसे नया पौधा नहीं बने, ठीक है, कलिका नहीं बने, उनको रोकने का कार्य किसका है? आपके ऑक्सीजन का है। जिससे क्या है कि इनको लंबे समय तक अपन संग्रह कर सकते हैं। और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के छिड़काव द्वारा आलू के कंदों को लगभग 3 वर्ष तक संग्रहित किया जाता है। आपने देखा घर पर आलू लेकर आते हैं, 10-15 दिन आपने काम नहीं किया, उसमें ग्रीन रंग की स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे अपन आलू के यहाँ कहते हैं। अब आप उसको कट करके जमीन बोएंगे, नया आलू बन जाएगा। मान लीजिए अपन नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो है आपके एक प्रकार का ऑक्सीजन, इसका यदि मान लीजिए आलू के कंदों पे छिड़काव कर दिया, तो 3 साल तक अपन आलू को क्या कर सकते हैं? संग्रहित कर सकते हैं बिना नष्ट किए। तो ये आपके क्या करता है? उनमें ये जो कली अवस्था आती है, मतलब जैसे नया पौधा बनता है, उसको रोकने की जो क्षमता है उसे क्या कहा जाता है? प्रसुप्ता कहा जाता है। बीज उनके ऊपर छिड़काव कर दिया, उससे क्या होगा? अंकुरित नहीं होंगे। मान लीजिए कभी कभी देखा होगा बहुत ज़्यादा नमी होती है, अनुकूल मौसम होता है, तो ये अंकुरित हो जाते हैं। तो उनको अंकुरण से रोकने के लिए, इनको भंडारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्सीजन का। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए सेवन नंबर पॉइंट है पुष्पों की सघनता कम करना। क्या है कि कुछ वृक्ष जैसे आम की कुछ किस्मों में अमुक वर्ष में अत्यधिक पुष्प बनते हैं, जैसे फलों की संख्या तो अधिक होती है परंतु वे आकार में छोटे रह जाते हैं। तो ऑक्सीजन जैसे नेफ्थलीन एसिड का छिड़काव करने से अनावश्यक पुष्पन को नियंत्रित किया जा सकता है। अब मान लीजिए क्या है, आम का एग्जाम्पल लेते हैं।
क्योंकि इसका काम है पुष्पों की सघनता, सघनता मतलब अधिक मात्रा। मान लीजिए कोई आम का पौधा है, उसमें बहुत सारे पुष्प लगे हैं, अच्छी बात है भाई, पुष्प अधिक लगेंगे, फल अच्छे लगे अधिक लगेंगे, लेकिन अब क्या होगा, फल अधिक लगेंगे तो उनके फल का विकास नहीं होगा, फल छोटे रह जाएंगे, तो उनको आर्थिक नुकसान होगा। तो इसमें क्या किया जाता है, आपके जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक प्रकार है जो आपके संश्लेषित ऑक्सीजन है, कौन सा, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, आपके NaA, ये क्या है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसका छिड़काव कर देंगे उस आम के पौधे पे, तो उसका अत्यधिक जो पुष्प है, अनावश्यक पुष्प है, ठीक है, वो नीचे गिर जाएंगे, लिमिटेड पुष्प रहेंगे, जिससे क्या होंगे, फल बनेंगे, तो फल भी आकार में क्या होंगे, बड़े होंगे। तो पुष्पों की सघनता को कम करने के लिए भी इसका क्या प्रयोग किया जाता है, आपके ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे बात करें विल्गन पर प्रभाव, देखिए कि परिपक्व होने से पूर्व ही पत्तियों, फूलों और फूलों का गिर जाना क्या कहलाता है, विल्गन कहलाता है। विल्गन मतलब अलग होना, एक होता है विल्गन, एक होता है विगलन। विगलन मतलब सड़ना, विल्गन का मतलब होता है अलग होना। विलगन, लगन मतलब होता है जुड़ाव, वी मतलब हटना, जुड़ाव हटना। तो क्या होता है कि समय से पहले ही क्या हो कि मान लीजिए पौधे की जो पत्तियां वो गिर जाए, फल गिर जाए, फूल गिर जाए, ठीक है, तो ऐसा ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है तो विल्गन की क्रिया देखने को मिलती है। विल्गन मतलब पौधे की पत्तियां, फूल, फलों का समय से पहले गिरना। तो इसमें क्या होता है कि अपन ऑक्सीजन के कारण कमी की वजह से गिरते हैं। यदि मान लीजिए अपन ऑक्सीजन जो है कि ऑक्सीजन जो है आपके क्या करता है, आपके विगलन को क्या करता है, रोकता है, ठीक है, विगलन को रोकने का कार्य करता है। तो ऑक्सीजन का मान लीजिए कौन कौन से, कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है इसका, या फिर अपन एक काम करें 2,4-D का, या IBA पढ़ चुके हैं इनके बारे में अपन, ठीक है, इनका छिड़काव करें तो ये अपरिपक्व अवस्था में जड़ने से इनको रोका जा सकता है। कि जो अपरिपक्व अवस्था है इनको जड़ने से रुक जाएंगे, तो ये मेच्योर होंगे, फल बनाएंगे, आर्थिक फायदा अपन को होगा। इस प्रकार से अपन को रोक सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो है इसके कार्य की प्रभाव है, इनकी जो चर्चा है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट क्लास में।